हेलो एवरीवन। हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। मैं हूं सलाउद्दीन। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है बहुत सारे टॉपिक्स के जो चैनल पे मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हम आगे बढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? कार्डियो द सिस्टम दैट फुलफिल द ट्रांसपोर्टेशन नीड्स ऑफ द बॉडी इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इन तीनों पार्ट को मिला के हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल एंड टिश्यू। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन एंड मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया फ्रॉम टिश्यू एंड लम्फ एंड अदर एक्सेप्टिव ऑर्गन। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन थ्रू आउट द बॉडी। एंड फोर्थ, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन। यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के चार फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का बॉडी सेल और टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट करना, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना कार्बन डाइऑक्साइड का और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोन का पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, और थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर के मेंटेन करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ब्लड। ब्लड क्या होता है? अभी हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड होता क्या है, इसकी कितने कंपोजिशन होते हैं। तो ब्लड एक कनेक्ट फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड होता है, जो हमारी बॉडी में कांस्टेंट सर्कुलेट होता है, जो कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन टिश्यू डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। जो टिश्यू के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। इसका ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। यानी ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं उसको उसके टारगेट सेल, टारगेट टिश्यू तक पहुंचाता है, हीट हमारी बॉडी में हीट को मेंटेन करता है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल और इंटरनल इन्फ्लामेशन, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर, जहां पे कोई कट लग जाता है या फिर ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर का ट्रांसपोर्ट करता है। इसका ब्लड का डेली लाइफ में या लाइफ प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी बॉडी के डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ब्लड की स्टडी को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड ब्राइट रेड कलर में होता है, स्लाइटली अल्केलाइन होता है, यानी इसका पीएच 7.4 साल्टी होता है और वाटर के कंपैरिजन में हैवी होता है। अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट तो 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट का 8% प्रेजेंट होता है ब्लड। अगर हम मेल और फीमेल को डिफरेंट करें तो मेल में 5 to 6 लीटर एंड फीमेल में 4 to 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकेंड इज बॉडी ब्लड सेल। प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा क्या होता है? क्लियर होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ यानी पेल येलो कलर,
वाटरी फ्लूइड होता है, यानी इसमें वाटर 92% प्रेजेंट होता है, और ये टोटल ब्लड का 55% प्रेजेंट होता है। यानी अगर 100 ml ब्लड है तो उसका 55 ml प्लाज्मा होगा और 45% ब्लड सेल होगा। और दूसरा पार्ट है ब्लड सेल, यानी WBC, RBC, प्लेटिलेट्स, ये 45% वैल्यूम होता है पूरे ब्लड का। अगर हम देखें तो ये जो पेल येलो कलर दिख रहा है ये है प्लाज्मा, पेल येलो कलर ये प्लाज्मा है, और ये रेड जो दिख रहा है ब्लड सेल है। अगर हम कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, यानी 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है। सेकेंड, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो 7 से 8% होती है। एक इसका काम होता है कि ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है, विच की प्लाज्मा फ्लूइड विथ इन द सर्कुलेशन, जिसकी वजह से वो सर्कुलेट करती है। प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूड्स, कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? फर्स्ट इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन जो होती है वो लीवर में फॉर्म होती है, लीवर में बनती है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। वेस्कुलर डिपार्टमेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, और सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। सेकेंड है ग्लोबुलिन, ये प्राइमरी इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है, और इसमें 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन, और ये हेल्प करती है ब्लड वेसल में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। थर्ड है फाइब्रिनोजेन, यानी ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजेन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करता है, यानी कंट्रोल ब्लीडिंग। ये क्या काम करता है कि फाइब्रिन फाइबर को लिक्विड को सॉलिडिफाई कर देता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। थर्ड है इन ऑर्गेनिक साल्ट, जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। इन ऑर्गेनिक साल्ट जैसे इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड कार्बोनेट, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं एज ए इनऑर्गेनिक साल्ट ब्लड प्लाज्मा में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नर्व इंपल्स में जनरेट करने में वर्क करती है और कार्डियक को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, एसिड बेस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो एलिमेंट्री ट्रैक से एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी में ब्लड में आती है। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये ब्लड में कैरी होती हैं और एक्सक्रीट आउट होती हैं किडनी से, और CO2 ट्रांसपोर्ट लंप फॉर एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सच एज यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ये एक्सक्रीट आउट होती है किडनी से, और CO2 ट्रांसपोर्ट होती है लंप फॉर एक्सक्रीशन। हार्मोन्स इन द ब्लड is transported to their target tissue and organs. अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा प्लाज्मा की, प्लाज्मा में के कंपोनेंट्स की। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इससे पहले हमने देखा कि ब्लड में WBC, RBC और प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रेड ब्लड सेल की, यानी RBC, यानी इरेथ्रोसाइट्स की। इसको हम दूसरा नेम देते हैं इरेथ्रोसाइट्स। RBC जो होती है डिस्क शेप्ड होती है और 99% ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होती है, कैरिंग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को कैरी की हुई होती हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ डिस्क लाइक शेप है RBC का, और इसमें हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल
कैरी होते हैं। और जितनी सेल होती हैं उसके चारों तरफ, उसके सराउंड में एक एनवेलप होता है जो कवरिंग होती है सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड मटेरियल की, जो 65% वाटर और 35% सॉलिड मटेरियल उस पर कवरिंग की हुई होती है, जो हीमोग्लोबिन को बॉन्ड किए हुए होती है स्ट्रोमल मेशवर्क के प्रोटीन से। प्रोटीन के स्ट्रोमल मेशवर्क से बॉन्ड की हुई होती हैं। उसमें प्रोटीन भी होती हैं, फॉस्फोलिपिड भी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी होती है और फैट भी होता है, जो उसके चारों तरफ कवरिंग की हुई होती है। आरबीसी के अगर फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शंस होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। दूसरा होता है रिलीज ऑफ एटीपी एंड वेसल डायलेशन। ये क्या काम करता है, जहां पे वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है, तो वहां पे आरबीसी रिलीज करता है एटीपी को। एटीपी आफ्टर रिलीजिंग द एटीपी, ईटीपी क्या काम करता है कि वेसल्स को रिलैक्स करता है और डायलेट कर देता है वेसल्स वॉल को, जिससे वो वॉल ओपन हो जाती है। तीसरा फंक्शन है इम्यूनिटी, यानी एक कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो आरबीसी क्या काम करता है कि वो फ्री रेडिकल को रिलीज करता है। फ्री रेडिकल पैथोजन के सेल और मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है और आखिर में वो बैक्टीरिया या फिर पैथोजन वो डेथ हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन नहीं होता। तो ये आरबीसी के फंक्शंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। सेकेंड कंपोनेंट ल्यूकोसाइट जिसको कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। कलरलेस होता है और ये ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल से ज्यादा होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड 7000 to 8000 डब्ल्यूबीसी कंटेन होता है। यानी अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड है तो उसमें 7000 से 8000 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। ये बनता कहाँ है, ये बनता है बोन मैरो में, यानी स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड सम ऑफ द बोन। अगर हम डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेनुलो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुल्स, यानी उसमें कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, एंड जिसमें ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करें तो तीन पार्ट में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसोफिल्स। बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स। अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की। इसको इस हिसाब से डिवाइड किया गया है कि इनके जो ग्रेन्यूल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के डाइस के थ्रू ही स्टैंड होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। न्यूट्रोफिल्स में ल्यूकोसाइट्स के न्यूट्रोफिल्स से में स्मॉल ग्रेन्यूल्स, बहुत सारे स्मॉल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो डाइस के थ्रू स्टैंड होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें इसका न्यूक्लियस जो होता है 5 से 7 लोब प्रेजेंट होते हैं, 5 से 7 लोब होते हैं न्यूक्लियस में। और टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 to 70% प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल। यानी जो डब्ल्यूबीसी, जितने डब्ल्यूबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा अगर किसी के कॉन्स्टिट्यूएंट कोई प्रेजेंट है तो न्यूट्रोफिल होता है, यानी 60 to 70%। इसका डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है और दे ओवरकम द इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन यानी एलर्जिक रिएक्शन और फाइगोसाइटिस, एंटीजन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड किल पैरासाइटिक वॉर्म। ये क्या काम करता है कि हिस्टामीन इफेक्ट लाता है, यानी एलर्जिक रिएक्शन, और जो पैरासाइटिक ओम होते हैं उनको किल करता है, यानी एलर्जिक रिएक्शन को रोकता है। अब हम बेसोफिल की बात करें, न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो एस शेप्ड में होता है, 2 से 3 लोब में होता है और 2 से 3 लोब
होते हैं इसके, और ये स्टैन होता है, इसके ग्रेन्यूल्स स्टैन होते हैं मिथाइलिन ब्लू से, मिथाइलिन ब्लू डाइज से। टोटल WBC का ये 0.5 to 2% होता है। इसका डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर। ग्रेन्यूल्स कंटेन हिपेरिन एंड हिस्टामिन और किल कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है विथ लाइसोसोम ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और लाइसोजाइम के साथ मिलके बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसमें ग्रेन्यूल्स हिपेरिन और हिस्टामिन प्रेजेंट होते हैं, यानी यह एज ए लाइक हिस्टामिन इफेक्ट भी करता है और हिपेरिन भी इफेक्ट करता है जो एंटी कोगुलेंट होता है। एसोनोफिल्स, इसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो 2 से 3 लोब के होते हैं और थिन ग्रेन्यूल्स थिन स्टैंड से कंटेन होता है, और इसके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं यानी एसोनोफिल्स के ग्रेन्यूल्स एसिड डाइस के स्टैंड होते हैं, या जिसको हम एओसिन कहते हैं। WBC का टोटल WBC का 2 to 4% प्रेजेंट होता है। डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर। इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। दे डिस्ट्रॉय द एंटीजन, ए डिस्ट्रॉय करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को और रिस्ट्रिक्ट करता है प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन को। यानी हमने अभी देखा कि नेट्रोफिल, एसोनोफिल और बेसोफिल ये डिफरेंट टाइप के डाइस से ही स्टैन होते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। अगर हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें जिसमें ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो है 5 to 10% टोटल WBC का होता है और एक किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। इसका डायमीटर जो होता है मोनोसाइट का 12 to 20 माइक्रोमीटर होता है। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन रिमूव बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डेड सेल एंड फॉरेन मैटर थ्रू इंगल्फिंग, यानी अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और डेड सेल होते हैं और फॉरेन मैटर होते हैं। अगर हम उसके बाद लिम्फोसाइट्स की बात करें तो 20 to 25% टोटल WBC प्रेजेंट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर एक्शन डिवाइड इनटू T and B सेल एंड नेचुरल किलर सेल, इसको नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होता है उसको 6 to 9 माइक्रोमीटर होता है और डायमीटर, और जो लार्ज होता है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर रखता है। कुछ ऑल लिम्फोसाइट्स होते हैं जैसे इसको अभी हमने बताया T और B नेचुरल किलर भी कहते हैं, B लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, T लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इसका न्यूक्लियस जो होता है राउंड होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है वो होता है इम्यूनिटी में काम करता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़े अगर तो फंक्शंस, WBC के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शंस जो होता है वो होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है फाइगोसाइटोसिस, यानी न्यूट्रोफिल। इसमें क्या काम होता है? न्यूट्रोफिल्स इंगल्फ करता है फॉरेन पार्टिकल को और बैक्टीरिया को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा एंटीबॉडी फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बीटा एंड गामा ग्लोबिन, ये एंटीबॉडी फॉर्म करता है और इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। आगे अगर हम बात करें, इसको हम प्राइमरी इम्यूनोलॉजिकल एजेंट भी कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन एट द इन्फ्लामेशन साइट, लिम्फोसाइट्स ट्रांसफॉर्म द फाइब्रोब्लास्ट एंड एड इन रिपेयर प्रोसेस। ये क्या काम करता है? फाइब्रोब्लास्ट यानी जो फाइबर को बनाने में हेल्प करता है, जहां भी इन्फ्लामेशन होता है वहां पे लिम्फोसाइट्स ट्रांसफॉर्म करता है फाइब्रोब्लास्ट का और वहां पे जो प्रोसेस, रिपेयर प्रोसेस को स्टार्ट करता है।
Terphone synthesis. Terphone synthesis are manufactured from plasma protein constituent. They influence nutrition, growth and repair of tissue. टेरफोन क्या काम करता है? प्लाज्मा प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट से मैन्युफैक्चर्ड होता है और एक क्या काम करता है? न्यूट्रिशन को, ग्रोथ और टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करता है। हिपैरिन सिक्रेशन, बैसोफिल रिलीज हिपैरिन विच ब्लॉक इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। हिपैरिन क्या काम करता है? ये हिपैरिन को बैसोफिल हिपैरिन रिलीज करता है जिसके थ्रू वेस्कुलर के अंदर क्लॉटिंग से ब्लॉक इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, और जो इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग होती है उसको रोकता है। एंटीहिस्टामिन फंक्शन, एंटीहिस्टामिन ग्रैनुलोसाइट्स एजेंट्स जो हैं वो रिच इन हिस्टामिन और डिफेंसिव अगेंस्ट एलर्जी कंडीशन। हिस्टामिन का काम होता है कि वो डिफेंस करता है अगेंस्ट एलर्जिक कंडीशन। तो एंटी एलर्जिक फंक्शन भी काम करता है WBCS। कुछ फंक्शंस है फैगोसाइटोसिस और एंटीबॉडी फॉर्मेशन, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, टेरफोन सिंथेसिस, हिपैरिन सिक्रेशन एंड एंटी हिस्टामिन फंक्शंस। अगर हम थर्ड पॉइंट जो ब्लड के कंपोनेंट से उसकी बात करें, जो है प्लेटलेट, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। दे आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क ऑफ डायमीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये बहुत छोटे होते हैं, न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता है इस डिस्क। इसका डायमीटर जो होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ये क्या काम करता है कि ब्लड क्लॉटिंग में को प्रमोट करता है, यानी स्टॉप ब्लीडिंग, हेमोस्टेसिस। ब्लड प्लेटलेट काउंट बिटवीन 2 lakh to 3 lakh 50,000 पर माइक्रोमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला है वैसोकंस्ट्रक्शन। वैसोकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि प्लेटलेट होता है वो स्टिकी होता है, एडहियर होता है, डैमेज वॉल पे चिपक जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स सिक्रेटिंग सेरोटोनिन दैट स्टिक द वेसल्स दस लोअरिंग ब्लड फ्लो। ये क्या काम करता है कि ब्लड जहां से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में सेरोटोनिन सिक्रीट होता है जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट होता है। ये क्या काम करता है? वेसल्स को वहां पे कंस्ट्रिक्ट कर देता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाते हैं। थ्रोम्बोक्सिन रिलीज बाय द डैमेज वेसल। थ्रोम्बोक्सिन डैमेज वेसल पे रिलीज होता है जिससे कॉज क्या करता है? वैसोकॉन्ट्रैक्शन। दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है? बहुत पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें प्लेटलेट एडहेयर हो जाता है, कंबाइन हो जाता है एंड अट्रैक्ट पैसिंग प्लेटलेट टू द साइट ऑफ डैमेज वेसल। एक ये डैमेज वेसल के साइड पे जो प्लेटलेट अट्रैक्ट होता है वो कैसे होता है? बाय सिक्रेटिन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। बाय एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो सिक्रेट होता है उसके थ्रू स्टिक हो जाता है और प्रोड्यूस करता है टेम्परेरी सील। ये क्या काम करता है कि टेम्परेरी सील कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट प्लग। यानी ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो सिक्रीट होता है ये डैमेज सेल वेसल्स के पास जाके उसको सील कर देता है, जिससे प्लेटलेट, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। दूसरा होता है कोगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग। Blood clot is an insoluble thread-like mesh of fibrin that trap blood cell. Prothrombin activator act on the plasma protein, forming
thrombin that act on fibrinogen forming fibrin। दूसरा, प्लेटलेट का काम जो होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ये क्या हम कर इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक मेश होता है फाइब्रिन का, जो ब्लड सेल को टैप करता है। एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो एक्ट कहाँ करता है, प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मिंग थ्रोम्बिन पर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्ट कहाँ करता है, प्रोटीन फॉर्मिंग थ्रोम्बिन पर, दैट एक्ट ऑन, जो एक्ट करता है फाइब्रोनोजिन फॉर्मिंग फाइब्रिन पर, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कोगुलेशन, ऐसे कोगुलेशन इफेक्ट करता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंदी है, जो हम लोग ब्लड कोगुलेशन में पढ़ेंगे। फाइब्रिनोलाइसिस, ये क्लॉट को तोड़ने में भी हेल्प करता है, और जो हीलिंग होती है, जो डैमेज से हीलिंग होती है, उसको फिल करने में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहला वैसो कंट्रैक्शन, जो वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, वहां पे कंट्रैक्शन डैमेज सेल पे कंस्ट्रक्शन करता है, स्टिक हो जाता है। और प्लेटेड प्लग फॉर्मेशन, दूसरा कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग है फाइब्रिनोलाइसिस। थैंक यू।